नमस्कार दोस्तों, आज हम मेल्ट फ्लो रेट टेस्ट के बारे में जानेंगे और इसके लिए हम ESTM-D 1238 मतलब जो स्टैंडर्ड है इसी को आधार बनाकर चर्चा करेंगे। हाँ, तो हमारा मकसद यही है कि ये मेल्ट फ्लो रेट चीज क्या है, इसे क्यों मापते हैं और इस स्टैंडर्ड में जो अलग अलग तरीके बताए हैं वह क्या है। बिल्कुल, तो ये समझना है कि पिघले प्लास्टिक का बहाव यानी मेल्ट फ्लो कैसे और क्यों मापा जाता है और इसके जो 4 मुख्य तरीके हैं A, B, C, D उनको जानेंगे। तो सबसे पहले यह बुनियादी बात, यह मेल्ट फ्लो रेट या MFR ये होता क्या है। सरल शब्दों में अगर मैं कहूं तो ये बस ये देखने का तरीका है कि पिघला हुआ प्लास्टिक एक छोटे से छेद मतलब डाई से एक तय तापमान और वजन के नीचे कितनी आसानी से बहता है। कुछ कुछ जैसे शहद गाढ़ा है या पतला वैसा। हाँ, काफी हद तक वैसा ही समझ सकते हैं। इसे आमतौर पर ग्राम प्रति 10 मिनट यानी G10 मिन मापते हैं। इसी को मेल्ट फ्लो रेट या MFR कहते हैं। अच्छा, और कभी कभी इसे वॉल्यूम में भी मापते हैं। घन सेंटीमीटर प्रति 10 मिनट यानी cm³ 10 मिनट में उसे फिर मेल्ट वॉल्यूम रेट MVR कहते हैं। ओके, और इसके लिए खास मशीन होती है ना, एक्सट्रूजन प्लास्टीमीटर, उसको मेल्ट इंडेक्सर भी कहते हैं शायद। सही, मेल्ट इंडेक्सर भी कहते हैं। इसमें देखिए, एक गर्म किया हुआ स्टील का सिलेंडर होता है जिसके नीचे एक बहुत ही सटीक मतलब प्रिसाइज साइज की डाई लगी होती है और ऊपर से एक पिस्टन पर वजन डालकर पिघले प्लास्टिक को उस डाई से बाहर धकेला जाता है। तो इसमें वह सिलेंडर का टेम्परेचर, डाई का साइज, पिस्टन की फिटिंग, ये सब बहुत जरूरी होगा, बहुत ज्यादा। स्टैंडर्ड में भी इन चीजों की क्या कहते हैं, एक्यूरेसी पर काफी जोर दिया गया है और मशीन की सफाई, कैलिब्रेशन, ये सब नतीजों के लिए बहुत मायने रखता है। हाँ, वो मैंने भी देखा था। अपेंडिक्स X2 में शायद लिखा है कि मशीन लेवल में है या नहीं, डाई ठीक से साफ है या नहीं, प्रीहीट टाइम सही है या नहीं। छोटी छोटी बातें भी रिजल्ट बदल सकती हैं, बिल्कुल बदल सकती हैं। अच्छा, अब इस स्टैंडर्ड में ना प्लास्टिक के बहाव को मापने के 4 मुख्य तरीके बताए गए हैं। प्रोसीजर A, B, C और D। अच्छा, 4 तरीके, तो इनमें क्या फर्क है। प्रोसीजर A वो तो सुनने में लगता है हाथ से करने वाला तरीका है, मतलब टाइम नोट किया और देखा कितना वजन बाहर आया। हाँ, प्रोसीजर A मैनुअल है, आप दिए गए टाइम में कितना मास मतलब वजन बाहर निकला वो मापते हैं। यह आमतौर पर कम फ्लोरेट वाले मटेरियल के लिए ठीक रहता है, जैसे 0.15 से 50 ग्राम 10 मिनट्स तक। ओके, और प्रोसीजर B वो ऑटोमेटिक कैसे हैं और उसमें वजन की जगह वॉल्यूम क्यों मापते हैं। प्रोसीजर B में क्या होता है, पिस्टन जब एक फिक्स दूरी चलता है ना, तो मशीन उसका टाइम खुद रिकॉर्ड कर लेती है। अच्छा, इससे बहाव का वॉल्यूम मतलब आयतन सेंटीमीटर क्यूब पता चलता है। फिर अगर हमें उस कंपरेचर पर प्लास्टिक की मेल्ट डेंसिटी पता हो, ध्यान रहे यह नॉर्मल सॉलिड डेंसिटी से अलग होती है, तो हम वॉल्यूम को MFR यानी वजन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका फायदा यह है कि यह ज्यादा रेंज कवर करती है, मतलब 0.50 से लेकर 1500 ग्राम 10 मिनट तक के फ्लोरेट माप सकती है। दिलचस्प। और प्रोसीजर C में वो एक हाफ डाई की बात थी। ये खास पॉलीओलेफिन जैसे पॉलीथीन, पॉलीप्रोपिलीन के लिए है क्या, जिनका फ्लोरेट बहुत तेज होता है, 75 ग्राम 10 मिनट्स से भी ज्यादा। हाँ, C उन्हीं तेज बहने वाले पॉलीओलेफिन के लिए है। इसमें डाई की ऊंचाई और डायमीटर दोनों आधे होते हैं, तो फिर नतीजे भी आधे आने चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए, डाई का साइज बदलने से ना पिघले प्लास्टिक के बहने का जो पैटर्न है वो फ्लो डायनामिक्स वो ठीक उसी रेशियो में नहीं बदलता। ये बस उन खास मटेरियल के लिए एक तय तरीका है, पर रिजल्ट ठीक आधा नहीं होगा B के मुकाबले। समझ गया। ओके, और आखिर में प्रोसीजर D मल्टीवेट टेस्ट या फ्लोरेट रेशियो FRR। इसमें एक ही सैंपल पर अलग अलग वजन क्यों डालते हैं। हाँ, प्रोसीजर D में एक ही सैंपल चार्ज पर 2 या 3 अलग अलग वजन लगाकर MFR मापते हैं। फिर जो ज्यादा वजन पर MFR आया उसको कम वजन वाले MFR से डिवाइड करके एक रेशो निकालते हैं, फ्लोरेट रेशियो FRR। अच्छा, पर इसका फायदा यह है कि यह बताता है कि अलग अलग दबाव मतलब शेयर स्ट्रेस पर मटेरियल का बहाव कैसे बदलता है। यह जानकारी आपको सिर्फ एक वजन वाले टेस्ट A या B से नहीं मिलती, इसीलिए इसके नतीजे सीधे A या B से कंपेयर नहीं कर सकते। ये तो चारों तरीके समझ आ गए, लेकिन अब बड़ा सवाल, इस MFR टेस्ट की अहमियत क्या है, इंडस्ट्री इसे इतना इस्तेमाल क्यों करती है। देखिए, स्टैंडर्ड खुद कहता है सेक 4.1 4.2 में कि इसका मेन इस्तेमाल क्वालिटी कंट्रोल मतलब QC में है, ये देखने के लिए कि जो प्लास्टिक बन रहा है वह लगातार एक जैसा है या नहीं, एकरूपता जांचने के लिए। हाँ, कंसिस्टेंसी जी, लेकिन ये भी साफ लिखा है सेक्शन 4.3 में कि ये प्लास्टिक का कोई फंडामेंटल गुण नहीं है, ये बस इस खास टेस्ट के कंडीशन में बहाव कैसा है ये बताता है। मतलब QC के लिए तो ठीक है, पर यह गारंटी नहीं कि असल में जब हम उस प्लास्टिक से कुछ बनाएंगे तो मशीन पर वह वैसा ही व्यवहार करेगा।
बिल्कुल जरूरी नहीं कि टेस्ट के नतीजे बड़े पैमाने की प्रोसेसिंग से सीधे सीधे मैच करें। तो फिर भी इंडस्ट्रीज पर इतना निर्भर क्यों है? क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड स्थापित तरीका है। इससे आप ये चेक कर सकते हैं कि जो मटेरियल सप्लायर से आया है वह स्पेसिफिकेशन में है या नहीं, और प्रोडक्शन में अगर कोई गड़बड़ होती है तो एमएफआर चेक करना अक्सर पहला कदम होता है प्रॉब्लम समझने का। अपेंडिक्स X2 में भी ट्रबल शूटिंग में इसका जिक्र है। हाँ, वो अपेंडिक्स X2 वाली बातें जरूर ध्यान रखनी चाहिए। मशीन लेवल में ना हो, डाई थोड़ी घिस गई हो, नोट 11 में लिखा है, या बिजली का वोल्टेज ऊपर नीचे हो रहा हो, ये सब QC के नतीजों को बेकार कर सकते हैं। सोचिए, डाई थोड़ी सी घिस जाए और पूरा बैच रिजेक्ट हो सकता है। निश्चित रूप से इसीलिए प्रोसेस को सही से फॉलो करना और मशीन का मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर देखें तो ESTM D1238 थर्मोप्लास्टिक के मेल्ट फ्लो को मापने का एक स्टैंडर्ड तरीका देता है, और इसमें अलग अलग जरूरत और मटेरियल के हिसाब से प्रोसीजर A, B, C और D दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल के लिए भले ही एक जैसा तरीका देता हो, पर इसके नतीजे मशीन कितनी सटीक है और टेस्ट सही तरीके से किया गया है या नहीं, इस पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं। और जैसा हमने कहा, यह मटेरियल का कोई एब्सोल्यूट गुण नहीं है, बस खास कंडीशंस में उसके बहाव का एक माप है।